हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवांश मोदी। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपन निफ्टी में और सेंसेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किन रूट्स के थ्रू अपन इनमें इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, क्या डिफरेंस है उन रूट्स में अगर अपन कंपेयर करें तो। और अगर अपन देखें पास्ट कुछ ईयर्स की इनकी परफॉर्मेंस, तो कितना एवरेज रिटर्न ये अपने को प्रोवाइड कर देते हैं। और अगर अपन बात करें रिस्क की, तो कितना रिस्क है अगर अपन इनमें इन्वेस्टमेंट्स करने का प्लान करें तो। So, दोस्तों, before starting this video, I would like to introduce myself. I am Devansh Modi and I am currently pursuing CA and I am a CA final student. I am also pursuing my articleship from a very renowned firm of Jaipur. दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला जो क्वेश्चन आता है दोस्तों, वो है कि कैसे अपन निफ्टी में और सेंसेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किन रूट्स के थ्रू अपन इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अपने पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं इनमें इन्वेस्ट करने के। पहला जो ऑप्शन है वो है ETFs यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। दूसरा जो ऑप्शन है वो है अपना म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों, पहला जो डिफरेंस आता है दोस्तों, वो है लॉक इन पीरियड का। अगर अपन बात करें म्यूचुअल फंड्स की, तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर लॉक इन पीरियड वेरी करता है 9 days to 3 years, जबकि ETFs के अंदर एज सच कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता। तो दोस्तों, लॉक इन पीरियड क्या होता है? तो फ्रेंड्स, जैसे अपन FD करवाते हैं, तो FD के अंदर अपने को अपना FD कुछ सर्टेन पीरियड तक उस FD को होल्ड करना पड़ता है। सेम उसी टाइप से अगर अपन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अपने को सर्टेन पीरियड तक उस इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करना पड़ेगा। अगर अपन उससे पहले उन म्यूचुअल फंड्स को विड्रॉ करने का सोचे या विड्रॉ करें, तो उसके लिए अपने को सर्टेन परसेंटेज ऑफ आर इन्वेस्टमेंट एज अ फीस पे करनी पड़ेगी, और उस फीस को अपन एग्जिट लोड कहते हैं। हाँ, तो गाइज, दूसरा जो डिफरेंस आता है वो है SIP का। SIP क्या होता है? SIP होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जिस टाइप से अगर अपन कोई लोन लेते हैं, उस लोन का फिक्स अमाउंट एवरी मंथ अपने अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है एज एन EMI। तो सेम उसी टाइप से अगर अपन कोई SIP का अमाउंट सिलेक्ट करते हैं, तो वो उतना अमाउंट एवरी मंथ अपने बैंक से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है और वो इन्वेस्ट हो जाता है। तो दोस्तों, अगर अपन बात करें म्यूचुअल फंड्स की, तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर अपने को SIP का ऑप्शन मिल जाता है, पर अगर अपन बात करें ETFs की, तो ETF के अंदर अपने को SIP का ऑप्शन नहीं मिलता। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं एवरी मंथ इन्वेस्टमेंट करने का, तो आपको मैनुअली ETF के अंदर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट डिफरेंस जो आता है दोस्तों, वो है मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट का। अगर अपन बात करें म्यूचुअल फंड्स की, तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर अपना मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट 500 रुपीज़ हो सकता है। और अगर अपन बात करें ETFs की, तो ETF के अंदर कोई मिनिमम अमाउंट नहीं होता। पर्टिकुलर एक ETF की प्राइस जो उस टाइम पे एक्सचेंज पे ट्रेड हो रही है, वही उसका मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट जो डिफरेंस आता है दोस्तों, वो है एक्सपेंस रेशियो का। तो एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? एक्सपेंस रेशियो होता है कि अपन पर एनम अपने जो भी टोटल इन्वेस्टमेंट्स है, उस पर कितना एक्सपेंस अपन बियर कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर अपन बात करें म्यूचुअल फंड्स की, तो म्यूचुअल फंड्स कंपनी अपने से पर एनम अपने टोटल इन्वेस्टमेंट पे सर्टेन परसेंटेज, जो कि वेरी कर सकता है 0.01% से 0.2% तक, वो अपने इन्वेस्टमेंट पे चार्ज करती है एज अ एनुअल चार्जेस टू मेंटेन आर पोर्टफोलियो, टू मेंटेन आर इन्वेस्टमेंट्स। और अगर अपन बात करें ETFs की, तो ETF के अंदर एज सच कोई एक्सपेंस रेशो नहीं होता है। और दोस्तों, ETFs को बाय या सेल करने पे अपने को नॉमिनल अमाउंट के ब्रोकरेजेस पे करने पड़ते हैं। जो दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कि कितना रिटर्न अपने को निफ्टी या सेंसेक्स में इन्वेस्ट करने पे मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर अपन कंपेयर करें पास्ट 10 ईयर्स की परफॉर्मेंस, तो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ने ही अपने को 9 से 10% के बीच में रिटर्न दिया है। और ये डेटा दोस्तों एज ऑन 31 Jan 2020 है, दैट इज़ बिफोर इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस ऑन स्टॉक मार्केट। और दोस्तों, अगर अपन बात करें कि कोरोना वायरस के इम्पैक्ट के बाद अगर अपन इनका रिटर्न कंपेयर करें, दोस्तों दोनों ने ही रिटर्न 6 से 7% के बीच में दिया है एज ऑन 27 अप्रैल 2020। तो दोस्तों, अब आता है सबसे आखिरी क्वेश्चन और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कि आखिर कितना रिस्क है अगर अपन इन्वेस्ट करें निफ्टी में या फिर सेंसेक्स में। तो दोस्तों, इसका जवाब देने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि जो निफ्टी है उसके अंदर इकोनॉमी की टॉप 50 कंपनीज आती हैं, और जो सेंसेक्स है उसके अंदर इकोनॉमी की टॉप 30 कंपनीज आती हैं। तो दोस्तों, ETFs और म्यूचुअल फंड्स कैसे वर्क करते हैं? दोस्तों, ETF या म्यूचुअल फंड जो भी अंडरलाइंग इंडेक्स है, चाहे वो निफ्टी हो या सेंसेक्स, उसके अंदर जो भी कंपनीज आ रही हैं, उस कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो इन्वेस्टमेंट का प्रपोर्शन उतना ही होता है जितना उस एक कंपनी का प्रपोर्शन उस निफ्टी में या फिर उस सेंसेक्स के अंदर होता है। मान लीजिए कि रिलायंस निफ्टी के अंदर आती है, तो रिलायंस का निफ्टी में कंट्रीब्यूशन 10% है। तो आपके इन्वेस्टमेंट का 10% रिलायंस में
इन्वेस्ट होगा। और मान लीजिए HDFC का कंट्रीब्यूशन 20% है, तो आपके इन्वेस्टमेंट का 20% HDFC में इन्वेस्ट होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार आपका इन्वेस्टमेंट निफ्टी की 50 कंपनीज़ में या सेंसेक्स की 30 कंपनीज़ के अंदर डिवाइड हो जाता है, उसी प्रोपोर्शन में जिस प्रोपोर्शन में वो कंट्रीब्यूट कर रही है। तो दोस्तों अब बात करते हैं अपन रिस्क की। तो जैसे आप निफ्टी में इन्वेस्ट करते हैं, सेंसेक्स में इन्वेस्ट करते हैं किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो उस इंडेक्स के अंदर जो भी कंपनीज़ हैं, अगर उनकी परफॉर्मेंस गिर जाती है और फिर बाद में उनकी जगह कोई और कंपनी उस इंडेक्स में जगह बना लेती है, जैसे मान लीजिए अभी रिसेंटली यस बैंक को निफ्टी से निकाल दिया गया और उसकी जगह श्री सीमेंट को निफ्टी में ऐड किया गया। तो दोस्तों आपका इन्वेस्टमेंट भी सेम उसी टाइप से रहेगा। अगर आपका निफ्टी अपडेट हो रहा है, सेंसेक्स अपडेट हो रहा है, तो आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी अपडेट होता जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आपका इन्वेस्टमेंट हमेशा ही टॉप 50 कंपनीज में रहेगा या टॉप 30 कंपनीज में रहेगा। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि कैसे अपन निफ्टी में और सेंसेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो को एंजॉय किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज लेफ्ट प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो।